वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं। अब बात करेंगे पाकिस्तान में क्रिकेट बोर्ड में होने वाली तब्दीलियां और स्पेशली रेड बॉल के कैप्टन की तब्दीली के ऊपर बहुत बात की जा रही है। और बाबर आजम को जो है अगेन जो है वो रेड बॉल की जो है वो कैप्टनसी मिली है। शान मसूद को जो है हटा दिया गया, लेकिन इसके बावजूद वो टीम के अंदर मौजूद है, स्क्वाड के अंदर मौजूद हैं। और अब सवाल ये है कि क्या बाबर आजम अपनी बैटिंग को उस तरह से कर पाएंगे और एज ए कैप्टन अगेन वो क्या वो कामयाब हो पाएंगे, या फिर वही 2.5 साल तकरीबन 2 साल 8 माह वाली पुरानी जो है वो बातें दोबारा से रिपीट होंगी। लेकिन कहा यह जा रहा है कि पॉडकास्ट भी उनका आया, उन्होंने कहा अब बहुत सी चीज़ें सीख ली हैं और मजीद मेच्योरिटी आ चुकी है और वो जो है गलतियां नहीं करेंगे जो पहले हुई थी। और यकीनन सामने अब वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ है और उसके साथ साथ इंग्लैंड का मुश्किल दौरा भी शामिल है, जहाँ हर फैसला, हर रन, हर सेशन पाकिस्तान के मुस्तकबिल का तयन करेगा। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान कहाँ पर स्टैंड करेगा, ये भी क्वेश्चन मार्क है। उसकी रीज़न ये है कि अभी जो है वेस्ट इंडीज़ और श्रीलंका के दरमियान जो है टेस्ट सीरीज हुई है, जहां पे वेस्ट इंडीज़ ने इस सीरीज को जो है अपने नाम किया और बड़ी तादाद में रन्स बने, अच्छी खासी जो है वहां पे स्कोरिंग हुई है। और पाकिस्तान के अगर स्क्वाड की बात की जाए, पाकिस्तान में जो है यंग जो है वो टैलेंट को भी शामिल किया गया, साथ ही साथ जो है बहुत से और जो है खिलाड़ी की वापसी, जिसमें काबिल जिक्र मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, वो भी वापस आए हैं। और अब देखना यह है कि किस अंदाज से पाकिस्तान की टीम जो है अपना प्लान और पेपर वर्क करती है, क्योंकि ट्रैवलिंग पाकिस्तान जो है चंद दिनों पहले जो है कैंप जारी था लाहौर में NCA में, और उसके बाद जो है अब पाकिस्तान जो है मुकम्मल तौर पे तैयार है और ये 25 जुलाई को जो है पहला टेस्ट मैच जो है वो खेला जाएगा। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रऊफ भाई, आपको वेलकम करते हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा, बाबर आजम को तकरीबन 2 साल 8 माह के बाद अगेन जो है कैप्टनसी पे लाया गया है और ये कहा गया है कि अब वो जो है मेच्योर भी हो गए हैं और बहुत कुछ उन्होंने यकीनन लर्न भी किया होगा इस सारे टेन्योर में। आपको याद होगा जब आकिब जावेद आए थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, और उस वक्त जो है बाबर रिजवान की जोड़ी जो थी, पेयर जो था, बड़ा टॉप परफॉर्मर था और पूरी दुनिया क्रिकेट में उनका चर्चा भी था, परफॉर्मेंसेस भी दे रही थी। पाकिस्तान जो है वो फाइनल भी खेल रहा था, T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल भी खेला और इसी तरह पाकिस्तान ने जो है T20 में भी मुसलसल फतुहात हासिल की। लेकिन उस जोड़ी को ब्रेक किया गया, कैप्टनसी पर जो है वो चेंजिंग की गई, बार बार तब्दीलियां की गई। कभी रिजवान कैप्टन बने, कभी शाहीन कैप्टन बने, कभी शादाब खान कैप्टन बने और बाबर को जो है कैप्टनसी से हाथ भी धोना पड़ा था। अब ये अगेन जो है तकरीबन 2 साल 8 माह के बाद बाबर आजम के पास जो है कैप्टनसी जो है वो आई है। आपको लगता है कि बाबर आजम की दोबारा कप्तानी का जो है फैसला ये दुरुस्त है? देखिए, असल जो इशू है उनको समझना बड़ा जरूरी है कि इसकी वजह क्या होती है कि ये इतनी चेंजिंग करते हैं, शफलिंग करते हैं, बार बार कैप्टन को चेंज करते हैं, मगर ये खुद रिजाइन कोई नहीं करता है। ऊपर से नीचे तक वही लोग बैठे होते हैं जो काफी अरसे से सिस्टम चला रहे हैं और सारी जो जितनी नाकामियां हैं उनकी जो असल वजह है वो वही लोग हैं। तो वो तो अपने उहदे पर मौजूद है और आगे अवाम की जो अटेंशन है उसको डाइवर्ट करने के लिए ये लोग फिर कभी प्लेयर चेंज कर देते हैं, कभी कैप्टन चेंज कर देते हैं, कभी सीनियर प्लेयर्स को बदल देते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको ना निकालने में कोई लॉजिक थी, ना इसको पहले कैप्टन बनाने में कोई लॉजिक थी और ना ही आगे दोबारा कैप्टनसी देने में कोई लॉजिक है। या तो आपने उसको बहुत वेल एजुकेट किया, उसको कैप्टनसी की नए जो इन एंड आउट्स हैं वो सिखाए हो आपने, या डोमेस्टिक में उसने कोई बड़ा हाई क्लास कैप्टनसी की हो और सीख के आया हो, वो तो है नहीं। और उल्टा उसकी जो परफॉर्मेंस है आप देखेंगे पिछले 3 साल की टेस्ट क्रिकेट में, वो तो 1 सेंचुरी भी स्कोर नहीं कर सके और पाकिस्तान को काफी ज्यादा शिकस्त इन्हीं की वजह से हुई है। तो आपने फ्रॉम नोवेयर पकड़ा है और उठाकर कैप्टन बना दिया। तो मुझे तो इनकी फेसबुक ही नहीं समझ आती है कि आप इनको निकालते क्यों या बनाते क्यों, क्योंकि एक बहुत ज्यादा लोगों का मेरा ख्याल है कि एक गुस्सा बढ़ रहा था, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही थी क्रिकेट बोर्ड की तरफ, सिलेक्टर्स की तरफ, और ये जो थिंक टैंक है उन पे बहुत ज्यादा लोगों को गुस्सा बढ़ता जा रहा था। तो उसको उन्होंने जस्टिफाई करने के लिए थोड़ा सा एक ऐसा नया शोशा छोड़ दिया कि वो सारी जो तवज्जो डाइवर्ट हो के बाबर आजम की तरफ चली जाएगी। अदरवाइज तो मुझे नहीं लगता कि वो उसमें कोई ऐसी एबिलिटी है कि पाकिस्तान को बहुत मतलब अगेन जो है तोपों का रुख जो है बाबर आजम की तरफ हो जाएगा। और यकीनन आपने बात की 3 साल का टेन्योर की, ना कोई मैन ऑफ द मैच है, ना कोई सेंचुरी है, और टेस्ट जो है मैचेस की हम बात कर रहे हैं और वही परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं है कि बहुत बड़ी इनिंग्स भी नहीं उन्होंने खेली है कोई भी। लेकिन अगला जो इम्तिहान है बड़ा टफ है और कहीं ना कहीं ये अभी हमें देखना होगा कि 400 रन पाकिस्तान की टीम जो है वेस्ट इंडीज जैसी कंडीशन में जाके कर पाएगी या नहीं कर पाएगी अगेंस्ट था वेस्ट इंडीज की जो है बॉलिंग के ऊपर भी। और ये डेफिनेटली एक
ऐसा क्वेश्चन है जिसके ऊपर नो डाउट सिलेक्टर्स ने भी जो है वो देखा होगा, सोचा होगा, लेकिन उनकी जानब से ये कहा गया, लास्ट जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उन्होंने कहा कि हमारे पास बेस्ट चॉइस जो है बाबर आजम थी, इसलिए उनको जो है कैप्टन बनाया। देखिए सिलेक्टर तो छोड़े, उनकी तो ना कोई सहरा ना पावा, उनकी कोई बेतुकी बेरबत बातें करते हैं। आप देखिए कि इन्होंने 39 इयर्स ओल्ड वो जो आसिफ अफरीदी है उसको डेब्यू करवा दिया था। एक साल पहले आपके अपने एंटी करप्शन बोर्ड ने उसको 2 साल के लिए बैन कर दिया था। आपको क्या जरूरत पड़ी है कि 39 साल की उम्र में आपने एक बंदे को टेस्ट कैप हर सूरत में देनी है और एक मैच के लिए देनी है? तो अभी वो किधर है आसिफ अफरीदी? क्यों नहीं उसको सिलेक्ट करे? क्यों सिलेक्ट किया उसको? पाकिस्तान की कैप क्या इतनी डिवैल्यू हो गई है कि आप आरे को मुंह उठाएंगे, कैप बांट देंगे? उसके बाद नुमान अली जो पीछे कंसिस्टेंट, जिसकी वजह से इनकी सीटें बची रही हैं, जिससे पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान 4 मैचेस जीता तो नुमान अली ने जितवाए हैं। एक उससे परफॉर्मेंस बांग्लादेश की सीरीज में नहीं हुई, आपने उसको फारिग कर दिया। इसी तरह आपने वो पीछे उसको जो इमाद भट्ट है उसको आप बांग्लादेश लेकर चले गए, वहां पर आपने उसको बाहर बिठा के रखा, यहाँ पर लाके उसको बगैर वजह के ड्रॉप कर दिया। आमिर जमाल की कहां पे परफॉर्मेंस है, आपने उसको उठाया टेस्ट टीम के अंदर डाल दिया। अब इशू क्या होगा? इशू ये है कि आप बांग्लादेश से व्हाइट वॉश हुए हैं, टेस्ट सीरीज में आप वनडे में व्हाइट वॉश हुए हैं, आप चैंपियन ट्रॉफी का पहले राउंड से एग्जिट हो गए हैं, आप वर्ल्ड कप के पहले राउंड से एग्जिट हो गए हैं, एशिया कप पे आपको शिकस्त हुई है। तो डाइवर्शन आपको चाहिए थी। आप वेस्ट इंडीज में इनको पता है कि क्या वहां पे हाल होने वाला है, तो उसमें कुर्बानी का बकरा बनाकर भेज दिया बाबर आजम को वहां पे। अब जो वहां पे अगर ये हारते हैं तो जितना मलबा आएगा वो अब ये फिर अपना 5-6 महीने के लिए अपनी जो सीटें हैं वो बचाने में कामयाब हो जाएंगे और इनकी तनख्वाहें लगे रहेंगी और सारा मुद्दा डलेगा बाबर आजम पे। आप और मैं बाबर आजम में क्रिटिसाइज शुरू कर देंगे कि उसने वेस्ट इंडीज से भी हमें सीरीज में शिकस्त हो गई और ये हो गया और वो सर, ये देखिए ये सोल्यूशन तो नहीं है ना रऊफ भाई, ये बेसिकली सोल्यूशन तो नहीं है। मतलब हम जाहिर है डिबेट करते रहेंगे क्रिकेट के ऊपर भी, क्रिकेट बेहतरी के ऊपर भी, जहां पे जरूरत होगी क्रिटिसाइज भी करेंगे, जहां पे जरूरत होगी उसको जो है अप्रिशिएट भी करेंगे, लेकिन हो क्या रहा है बेसिकली? अगर आप कह रहे हैं कि 2.5-3 साल बाद हमने अगेन वही कैप्टन लगाया, इट्स मीन आपने पिछले 3 साल कोई वर्क नहीं किया, कोई ऐसा प्लेयर जो है वो डेवलप नहीं किया जो आपको लीड कर सकता। हमें 2.5-3 साल बाद फिर जो है पीछे जाना पड़ा। और इसके साथ साथ आपने चंद दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें कहा गया था अब ट्रैक सिस्टम आ गया है और जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करेगा उसको जो है ऊपर आने का मौका मिलेगा, डोमेस्टिक जो नहीं खेलेगा वो तो सामने ही नहीं आएगा। आपने बात की माल भट्ट की, मैं उस्मान सलाउद्दीन की बात करता हूं, अली जरियाब भी हैं, शाहनवाज धानी इवन परफॉर्म कर रहे हैं, उनको भी नहीं लेके आए, और नुमान अली की भी बात साथ ऐड कर लें। मतलब कोई मैकेनिज्म नहीं है कौन सा प्लेयर कैसे आ रहा है टीम में, किस प्लेयर को किस वजह से ड्रॉप किया जा रहा है। और डेब्यूज तो फिर इस तरह से हो रहे हैं कि ना प्लेयर का पता चल रहा है ना उसकी परफॉर्मेंस का पता चल रहा है, तो फिर डायरेक्शन क्या है? मतलब हम जा कहां पे रहे हैं? ना आप डोमेस्टिक के प्लेयर को इज्जत दे रहे हैं और ना ही जो है आप नेशनल टीम को इज्जत दे रहे हैं कि जो कि आपको फतुहात की ट्रैक पे लेके आ सके। देखिए वही मैं बात कर रहा हूँ कि हम सिर्फ अपने आप को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने डाटा ड्रिवन सिलेक्शन की बात की, तो डाटा ड्रिवन सिलेक्शन तो सबसे पहले सिलेक्टर्स की होनी चाहिए और थिंक टैंक की होनी चाहिए। इनसे पिछले 5 साल का रिकॉर्ड मांगा जाए ना कि आपकी अपनी क्या परफॉर्मेंस है, आप कौन सा चैरिटी वर्क यहाँ पर क्रिकेट बोर्ड में बैठ के कर रहे हैं। आप 50-25 लाख रुपया तनख्वाह पाकिस्तान जैसे मुल्क में ले रहे हैं जहां पर 90% आबादी बेरोजगार फिर रही है। तो और आप डाटा ड्रिवन तो सिलेक्शन इनकी होनी चाहिए ना, सबसे पहले तो इनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उसके बाद आगे बाकी सिलेक्शन प्रोसेस पे आएगा। वो कहते हैं कि ये हमारा काम तो नहीं है परफॉर्म करना, मतलब कैप्टन जाके परफॉर्म करे, प्लेयर परफॉर्म करे, कोच ने सिलेक्टर ने तो अपना काम कर दिया, मतलब वो तो बरीजुमा हो जाते हैं ना, फिर बंदा करे क्या? नहीं तो गलत काम करते हैं ना। मैंने आपके इनको क्या मजबूरी थी मुझे बताया ना कि आपने 39 साल के बंदे को किस लिए डेब्यू करवाया? एक टेस्ट मैच खिलाने के लिए आपने डेब्यू करवाया। मुझे बताया कि जिम्बाब्वे की क्या टेस्ट कैप इससे ज्यादा यानी कि डिवैल्यू कैप है कि आप एक मैच के लिए 39 साल के बंदे को जिसपे एंटी करप्शन ने बैन किया हुआ उसको डेब्यू करवा रहे हैं? आपने उसको काशिफ अली को पिछली सीरीज में आपने 2 मैच खिला के आपने उसको हमेशा के लिए फारिग कर दिया। ये कौन सा तमाशा आपने बनाया? अभी हमजा आप कह रहे हैं डाटा ड्रिवन सिलेक्शन कर रहे हैं, हमजा नजर को आप पाकिस्तान के कैंप पे कहां से पकड़ के लाएंगे? कौन से डाटा से उसको सिलेक्ट किया है? कौन सी उसकी पिछले 10 साल की परफॉर्मेंस है? अभी जो मिडिल ऑर्डर में एक लड़का फैसलाबाद का सिलेक्ट किया है उसकी कौन सी परफॉर्मेंस है? 13वें-14वें नंबर पे वो मौजूद है जो आपकी 25-26 की रैंकिंग है, उसमें उसको आपने पहले 12 बंदों को बाईपास किया, आप उसको लेकर आ गए हैं। तो आप तो अच्छा, उसके बाद आप कह रहे हैं कि डोमेस्टिक जो खेलेगा, अगर डोमेस्टिक नहीं खेलेंगे आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, अगर आपकी परफॉर्मेंस होगी आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा।
बाबर आजम कौन सी डोमेस्टिक क्रिकेट खेला है, बाबर आजम की क्या टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंस है, आपने उसको उठा के सबसे बड़ा ओहदा दे दिया, कैप्टन बना दिया। ये डाटा ड्रिवन सिलेक्शन है या एल्गोरिथम के मेथड को आपने यहाँ पे यूज किया है? आप बात कर रहे हैं कि मतलब डाटा ड्रिवन की, आपको याद होगा सूर्य कुमार यादव जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप भी जितवाया, ट्रॉफियां भी जितवाई, एशिया कप भी जितवाया अपनी टीम को, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी, उनको बाहर कर दिया गया। लेकिन यहां पे अलमिया ये है, जो परफॉर्म नहीं करता या जिसकी डोमेस्टिक में भी कुछ नहीं है, उसको उठा के आप कैप्टन बना देते हैं, मतलब ऐसे होते हुए बिठाते हैं जिससे आप सोच भी नहीं सकते बाहर करेंगे। मतलब सारा जो मैकेनिज्म है वही सारा उल्ट पुल्ट है, तो फिर बेहतरी कैसे आएगी? नहीं, आ ही नहीं सकती ना। देखिए, बेहतरी उस सूरत में आएगी जब आप पाकिस्तान के मुफाद में काम करेंगे, जब आपके सामने नेशनल इंटरेस्ट होगा। नेशनल इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा? जब आप उसके लिए मेहनत करेंगे, अपनी आप प्रैक्टिकली आप फील्ड में जाकर मेहनत करेंगे। जिस तरह के आप कोई डिग्री लेते हैं, आप जाएं जाके यूनिवर्सिटी में पढ़े, तनख्वाह वहां पे 18 साल की एजुकेशन ले, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आके डायरेक्टर लगे। आप मैट्रिक फेल, आप पास आके उठ के किस तरह डायरेक्टर यहाँ पर लग जाते हैं, तो फिर आगे वो उसी तरह का काम करेंगे। कौन सी जो एजुकेशन है जहां पर जाकर आपको सिलेक्टर लगाते हैं? तो एजुकेशन, मुझे ये दुनिया का वाइब क्रिकेट बोर्ड है जो कि 21वीं सदी में जहालत को प्रमोट कर रहा है। तो जहां पे एजुकेशन ही नहीं है, जब एजुकेशन नहीं है तो विजन नहीं आएगी, जब विजन नहीं आएगा आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं बनेगी। आपकी जो भी प्लानिंग होगी वो शॉर्ट टर्म प्लानिंग होगी, अपने आप को मोबिलाइज करने के लिए होगी, और उसमें फिर आपका पूरे का पूरा जो सिस्टम है वो सफर करता रहेगा। आप आगे ना टीम बना सकते हैं, ना आप सिस्टम बेसिकली ठीक कर सकते हैं। आप कहते हैं कि हमने डोमेस्टिक में बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, कहां पे पैसा इन्वेस्ट कर दिया? कौन सा कैप्टन आपने डोमेस्टिक से तैयार करके निकाला? कौन सा मिडिल ऑर्डर आपने निकाला? कौन सा ओपनर आपने निकाला? कौन सा फास्ट बॉलर आपने निकाला है? कौन सा स्पिनर आपने निकाला है डोमेस्टिक से पिछले 5-10 साल में? मुझे बताएं ना कोई। तो अगर आप इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप सामने ला के रखें कि आप क्या चीजें डोमेस्टिक से निकाल रहे हैं। अब बिल्कुल ऐसे रिजल्ट तो फिर आने चाहिए ना। फिर ये खाली बातें और दावे जो किए जाते हैं हर दफा हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो नया एक जो है अल्टीमेटम भी दिया जाता है और नई जो है एक टेक्निक भी लॉन्च की जाती है कि बेहतरी आ रही है, लेकिन वो बेहतरी नजर नहीं आ रही होती। बेसिकली वही बात है, मैकेनिज्म आपको चेंज करने की जरूरत है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं वेस्ट इंडीज और दौरा इंग्लैंड के हवाले से। जिससे मैंने बात की कि वेस्ट इंडीज ने जो अपनी होम कंडीशन में श्रीलंकन टीम को जो है शिकस्त दी है, और पाकिस्तान के स्क्वाड को अगर बात करें, पाकिस्तान के फास्ट बॉलिंग कैंप में जो है मोहम्मद अब्बास जो है इस वक्त जो है सबसे सीनियर तरीन जो है वो फास्ट बॉलर के तौर पे मौजूद हैं, और उबैद शाह को जो है इंटर किया गया है, साथ साथ खुरम है और आमिर जमाल, आप नाम भी ले रहे थे कि वापसी उनकी कैसे हुई है। तो क्या समझती है बॉलिंग जो कैंप है, स्पेशली अगर इन्हीं की बात कर लेते हैं, ये 4 जो हमारे पास पेसर मौजूद हैं इतने तगड़े हैं कि ये 20 विकेट्स निकाल पाएंगे वहां पे? देखिए, डिपेंड करता है, क्योंकि जो आप देखेंगे मोहम्मद अली को आपने डाला, मोहम्मद अली की क्या स्ट्राइक रेट है, 108 का है, तो इसका मतलब है कोई परफॉर्मेंस नहीं है जो पीछे वो टेस्ट मैचेस खेले, और टेस्ट मैचेस भी उन कंडीशन में खेले कि जहां पे वो सारी जिंदगी क्रिकेट खेलते रहे, पाकिस्तान में खेले हैं। तो अब जाकर वेस्ट इंडीज में, तो अगर आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको टेस्ट मैच जितवाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। फिर इसी तरह खुरम शहजाद है, उसके अभी तक फॉल्ट है एक्शन में, वो बैक से जाके बॉल करता है, सारी उसकी बॉडी के अलाइनमेंट खराब है, तो उसको अभी तक किसी ने ठीक नहीं किया। वो भी एक स्पेल करता है शुरू वाला और उसके बाद बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। तो अब्बास आपका सीनियर बॉलर है, मगर आपने उसके भी 3 साल जाया किए, प्राइम टाइम आपने उसको बाहर बिठा के रखा है, तो उसमें डिपेंड करता है। आप देखेंगे जो श्रीलंका और वेस्ट इंडीज की सीरीज हुई है उसमें ज्यादातर जो स्पिनर था उन्होंने डोमिनेट किया है और बैट्समैनों ने डोमिनेट किया है, तो आपको वहां पे एक तो बैटिंग अच्छी करनी पड़ेगी, दूसरा जो आपके स्पिनर है वेदर आपको 20 विकेट लेकर देते हैं या नहीं देते। फिर जो आपकी वेस्ट इंडीज की फास्ट बॉलिंग और स्पिन बॉलिंग कॉम्बिनेशन दोनों अच्छा है। आप देखिए उनके पास ऑफ स्पिनर भी है, उनके पास लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर भी है, और उनके पास शबाज जोसेफ और दूसरे जोसेफ जैसे वो अच्छे बॉलर भी मौजूद है। तो वो आपके लिए कोई इतना आसान आप नहीं कह सकते कि वेस्ट इंडीज को वेस्ट इंडीज में हराना आपको होगा, और जो अगली सीरीज है उससे भी टफ होगी जो इंग्लैंड की सीरीज होगी। अब बिल्कुल इंग्लैंड की सीरीज तो डेफिनेटली जिस तरह का भी इंग्लैंड जो है प्ले कर रहा है, रिजल्ट सामने आ रहे हैं, वो उस पर तो नो डाउट के नहीं कहा जा सकता कि आसान होगी। और वही बात है कि बाबर आजम का इम्तिहान होगा। ओवरऑल बाबर का जो है वो माइंड सेट आपको क्या लगता है? तो थोड़ी सी बैटिंग एंड से बात कर लें, बीइंग जो है वो बैटर, मतलब किस तरह का को प्रेशर उनके ऊपर आएगा? वही बात है कि 3 साल पहले परफॉर्मेंस इतनी नहीं है, लेकिन अब कैप्टेंसी का भी बोझ होगा, साथ साथ जो है टीम को लेके चलना भी है, और फिर डिसीजन मेकिंग सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है कैप्टन का। तो वो सारी चीज़ें अगर मिक्स होती हैं तो बाबर जो है वो थोड़े कंफर्टेबल होंगे या फिर प्रेशर में ही रहेंगे कि यार एक तवक्कुआत भी आ गई हैं दोबारा से कि उनको भी पूरा करना है?
देखिए इशू, मुझे तो कोई इससे पॉजिटिव उम्मीद नहीं है, क्योंकि एक तो ये बेसिकली कैप्टन मटेरियल है ही नहीं। मैं तो सिरे से मानते ही नहीं हूं कि उसके अंदर नेचुरल लीडरशिप एबिलिटी है, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट के जो सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं और जो पाकिस्तान क्रिकेट की हालात चल रहे हैं, वो इंतहाई, यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि बहुत ही मायूस कौन है, आप उनको कह सकते हैं। इसमें आपको अगर क्रिकेट बोर्ड से काम नहीं हो रहा, तो आपका जो कैप्टन है वो ऐसा होना चाहिए कि वो डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी होनी चाहिए। उसका इन्फ्लुएंस ना सिर्फ आपके ऊपर इंटरनेशनल लेवल पे हो, बल्कि सारी आपकी जो ग्रास रूट स्ट्रक्चर है और उसमें भी इन्वॉल्व हो, आपके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में भी वो इन्वॉल्व हो। और क्योंकि हमेशा से हमने देखा कि पाकिस्तान का जो कैप्टन है उसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, मोस्ट पावरफुल पर्सनैलिटी होती है। मगर अगर आप वीक पर्सनैलिटीज को पाकिस्तान का कैप्टन बना देंगे, तो आप और उसके बाद आपका क्रिकेट का जो हालात है वो भी डावाडोल होंगे, तो फिर आपका पूरा सिस्टम कोलैप्स होने का डर होता है। तो मुझे तो नहीं उम्मीद है कि बाबर आजम कोई ऐसी रेवोल्यूशनरी चेंज ला सकता है, ना पाकिस्तान टीम में ला सकता है, ना नीचे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में ला सकता है, ना कोई अपना कोई कल्चर चेंज कर सकता है। क्योंकि जिस तरह इन्होंने एक पीछे ग्रुप बनाया हुआ था और जिस तरह लड़के इनके साथ अटैच थे बगैर परफॉर्मेंस के, उनको लेकर लिंगर ऑन करते रहिए, और उनकी वजह से कई ऐसे यंगस्टर थे जो कि अपना पाकिस्तान के लिए डेब्यू नहीं कर सके और पाकिस्तान को लिए वसासा साबित हो सकते थे, मगर उनको निगलेक्ट किया गया और उनके कैरियर जाया हो गए। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे तो इनसे किसी किस्म की कोई पॉजिटिव उम्मीद नहीं है। मैं तो चाहता था कि कोई अच्छा, कोई वेरी वेल एजुकेटेड बंदा, क्या है मुतबादल क्या है, अल्टरनेट क्या है, मतलब मटेरियल बिल्कुल साबित नहीं हुए। इन शॉर्टली मतलब अल्टरनेट फिर क्या है? वो तो कह रहे हैं हमारे पास यही दस्तयाब ऑप्शन थे, सुलेमान अली आगा थे या फिर शान मसूद को आपने वैसे हटा दिया, सोच स्किल परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने जो है सबसे बेस्ट जो उन्होंने उनको लगा जी ये ऑप्शन है बाबर, तो इसलिए हमने बाबर को बना दिया। आपको लगता है कि मतलब अभी की जो अगर करंट स्क्वाड में बात की जाए या अपने कैंप की बात कर लीजिए, पाकिस्तान के जो करंट प्लेयर हैं उनमें कोई ऐसा एबल है, एबिलिटी है, रखता है जिसको लीडर बनाया जा सके या कैप्टनसी रेड बॉल की कर सकता है? देखिए आपने कोई ऐसा प्लेयर छोड़ा ही नहीं है जिसको आप टीम का परमानेंट मेंबर कह सकें। आपने सबको शफलिंग करते रहे, आपने सबको चेंज कर दिया। कामरान गुलाम आया 2-3 मैच के बाद, वो बाहर हो गया। साहबजादा फरहान आया, उसको निकाल दिया। फखर आया, उसको साइडलाइन कर दिया, बाहर बिठाते रहे आप। इसके बाद जो बाकी जो शाहीन अफरीदी था उसको निकाल दिया, नसीम शाह को आपने निकाल दिया। तो इसके बाद आप काफी सारे तो आपके हो गए। फिर उसके बाद देखें, जो आपने बात की है कि आपके पास कैप्टन मटेरियल कौन है, देखें आप ये कोई हो, आप कोई 18वीं 19वीं 20वीं सदी में नहीं है जिस दौर में हम खेला करते थे 90s में या 80s में। आपके पास 10 डोमेस्टिक 12 डोमेस्टिक के रीजन है फर्स्ट क्लास के, आपके पास 12 फर्स्ट क्लास के डिपार्टमेंट है, 25 ग्रेड 2 के डिपार्टमेंट है, 25 आपके पास ग्रेड 3 के डिपार्टमेंट्स है। आपके पास मेल मिला के 70-80 टीमें बनती हैं, जिसमें आप एक अगर टीम में अगर आप 20 लड़के लगाएं तो आपके पास 1500 बच्चों का एक पूल बन जाता है। तो अगर ये लोगों में इतनी कैपेसिटी या अहलियत नहीं है कि 1500 बच्चों के पूल में पिछले 5 साल में कोई अच्छा कैप्टन डेवलप करके कोई ऐसा कोई कैप्टन डिफाइंड करते जिसमें लीडरशिप एबिलिटी होती और उसको पाकिस्तान के कैंप में डालते, ए टीम अंडर 19 ग्रूम करके पाकिस्तान का उसको लीडर बनाते, तो फिर इसमें मुझे बताएं कि फॉल्ट किसका है, हमारा है या इन लोगों का है? तो ये सवाल इन लोगों से पूछना चाहिए। बिल्कुल इन लोगों से सवाल पूछना चाहिए। आपने एक बात बड़ी पॉइंट की है कि पहले ये होता था, मतलब जो कैप्टन की एबिलिटी खासतौर पे ये होती है लीडर की, वो खुद जो है पिक कर लेता है जाके जो है कैंप्स में, ट्रायल्स में, इवन जहां पे भी उसको नजर आता है ना टैलेंट मौजूद होता है। और इसकी एग्जांपल नो डाउट पाकिस्तान के 92 वर्ल्ड कप के फातेह कैप्टन जो है इमरान खान साहब की मौजूद है कि वो खुद अपनी मर्जी के प्लेयर जहां से उनको लगता था ये परफॉर्मर है उसको उठा लेते थे। मतलब उसके बाद हमें कोई उस तरह की जो है लीडरशिप क्वालिटी वाला कैप्टन तो नहीं मिला। एट द एंड क्या कहेंगे दोनों सीरीज के हवाले से भी? और चले अब तो सारी चीजें हो चुकी हैं, कैप्टन भी डिसाइड हो चुका है, स्क्वाड भी फाइनल हो चुका है, पाकिस्तान नेतार अब ट्रैवल कर रहे हैं और उसके बाद सीरीज खेलेंगे। देखिए मेरा ख्याल है कि उम्मीद रखनी चाहिए आपको कि पाकिस्तान अच्छा कोई रिजल्ट देगा। अब देखते हैं कि बाबर आजम किस तरीके से पाकिस्तान टीम को आगे लेकर चलता है, क्योंकि सीरीज आगे दोनों मुश्किल है। और पाकिस्तान का जिस तरह पिछले बांग्लादेश के टूर में व्हाइट वॉश हुआ, तो उसमें देखें कि अब इनको थोड़ा सा बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है जब आप बांग्लादेश जैसी टीमों से व्हाइट वॉश हो रहे हैं। वेस्ट इंडीज की टीम आपको होम ग्राउंड में आके शिकस्त दे देती है, फिर आगे आपका टफ टूर है इंग्लैंड का, फिर आगे 2028 का ओलंपिक्स है, उसमें आप क्वालिफाइंग राउंड आपको खेलना पड़ेगा। तो सिचुएशन तो इतनी दुरुस्त नहीं है। मेरा ख्याल है कि फैसले आपको दुरुस्त करने पड़ेंगे, लोग ठीक लाने पड़ेंगे, मैनेजमेंट ठीक करनी पड़ेगी, टीम का एक पूल बनाना पड़ेगा या जिसमें से आप चॉइस करें कि आपके पास बेंच आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा
फर्स्ट क्लास क्रिकेट पे ग्रास रूट स्ट्रक्चर पे आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। एसी वाले कमरों में बैठ के डाटा ड्रिवन और एल्गोरिथम के चक्रों में लोगों को उलझा के तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपको तो नीचे जाके एक एक ग्राउंड में जाके फिरना पड़ेगा, प्रॉब्लम सॉल्व आउट करने पड़ेंगे, प्रॉब्लम देखने पड़ेंगे, फिर ही कुछ हल निकल सकता है पाकिस्तान क्रिकेट का। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। एसी वाले कमरों से आपको डेफिनेटली निकलना पड़ेगा, ग्रास रूट पे वर्किंग करनी पड़ेगी, ग्राउंड्स पे जाके चेक करना पड़ेगा, डोमेस्टिक को जो है आपको इज्जत भी देना पड़ेगी और प्लेयर्स को जो है वो अच्छे तरीके से जो है उसकी स्क्रूटनी भी करनी पड़ेगी ताकि जो डिजर्विंग प्लेयर हैं वही सामने है, जो टैलेंटेड है वही सामने है। इवन ये नहीं कि टैलेंट को आप जाया होने दें, टैलेंट को बचाएं भी और पाकिस्तान के लिए सामने भी ले। बाबर आजम का खैर ये पहला इम्तिहान होगा आफ्टर लॉन्ग टाइम कि वो वेस्ट इंडीज और जो है इंग्लैंड के खिलाफ जो है वो टेस्ट सीरीज के कैप्टन के तौर पे सामने आएंगे। बेस्ट विशेस हैं पाकिस्तान टीम के लिए और बेस्ट विशेस हैं बाबर आजम के लिए कि वो इस मार्के में कामयाब हों और यकीनी तौर पर पाकिस्तान जो है फतह हासिल करे। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इतना ही, इजाजत है, अल्लाह हाफिज़।